हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड की क्लास 8 की हिस्ट्री की बुक और पास्ट और हेरिटेज का चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 2। और अगर अभी तक आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है और आप डायरेक्ट इसी वीडियो को देखने आ गए हैं तो पहले आप चैप्टर 6 के पार्ट 1 को आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये चैप्टर 6 का पार्ट 2 है। आधी चैप्टर मैंने उस पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर दिया है, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 6, द बिगिनिंग्स ऑफ नेशनलिज्म, द राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स, absence of success in real politics led to reactions against the moderates within the Congress. The approach of the moderates was satirized as mendicant politics. The beginning of the 20th century saw moderate politics going inactive. Extremism came up as a reaction to moderates. The supporters of extremist politics within the Congress came to be known as extremists. Extremism developed from Bengal, Maharashtra, and Punjab. The respective leaders of these regions were Bipin Chandra Pal, Bal Gangadhar Tilak, and Lala Lajpat Rai. Together they were known as Lal Bal Pal. Other regions too saw the growth of extremism. The question arises whether extremism was a mere reaction to moderate politics. In a manner of speaking, the disappointment consequent to the inactive politics of the moderates led to the growth of extremism. The zamindars who funded the Congress in its early years had stopped making donations. Thus, the moderates, in executing their political agenda, lacked money. The Congress was dissociated from the larger Indian society, so the common people did not provide financial help. तो यहाँ गर्मपंथी पॉलिटिक्स शुरू हो गई थी अब कांग्रेस के अंदर और इंडिया के अंदर जो है कांग्रेस के जरिए। तो हमने देखा था कि मॉडरेट्स जो थे कांग्रेस के, जो भी मॉडरेट्स लीडर्स थे, जो एजुकेटेड लोग थे, जिन्होंने 20 साल तक कांग्रेस को चलाया, उन लोगों ने कुछ भी रियल पॉलिटिक्स में जो है कुछ अच्छा नहीं कर पाए, कुछ उन लोगों को सक्सेस नहीं मिला, कोई भी चीज़ ऐसा अचीव नहीं कर पाए जो वो लोग सरकार से करवाना चाहते थे। तो इसीलिए मॉडरेट पॉलिटिक्स को कुछ लोग बेगर पॉलिटिक्स या भिखमंगा पॉलिटिक्स ऐसा कहकर बुराई करने लगे। और ये 20th सेंचुरी की शुरुआत में देखा गया कि मॉडरेट पॉलिटिक्स जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गई और एक्सट्रीमिज्म जो है इसकी जगह पे आ गई। और वो क्यों आई? कि मॉडरेट्स लोगों की बातें जो है ब्रिटिश सरकार मान नहीं रही थी, इसके रिएक्शन के रूप में एक्सट्रीमिज्म आया था। और एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स के जो सपोर्टर्स थे उन लोगों को एक्सट्रीमिस्ट कहा गया। ये एक्सट्रीमिज्म बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब में शुरू हुआ था और इसके जो महान नेता थे, कुछ महान जो लीडर्स थे, उनके नाम थे बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, जिनको एक साथ में हम लाल बाल पाल के नाम से भी जानते हैं। दूसरे जो रीजियंस थे इंडिया के, वहाँ भी एक्सट्रीमिज्म की ग्रोथ को देखा गया था। तो अब यहाँ सवाल ये आता है कि क्या एक्सट्रीमिज्म बस एक छोटा सा रिएक्शन था मॉडरेट पॉलिटिक्स का? क्योंकि जिस तरह से वो लोग बात करते थे और अपना डिसअपॉइंटमेंट दिखाते थे कि पॉलिटिक्स में जो है मॉडरेट लोग कुछ नहीं कर पाए थे, तो उनकी बातों से ऐसा ही लगता था कि वो सिर्फ मॉडरेट्स को नीचा दिखाने के लिए वो एक तरह से आ गई थी एक्सट्रीमिज्म। तो पहले हमने देखा था कि कांग्रेस को जो लोग पैसा देते थे चलाने के लिए, जो फंड देते थे, वो थे ज़मींदार लोग और मनी लेंडर्स लोग। तो ये ज़मीन लोगों ने अब कांग्रेस को पैसा देना, फंड देना बंद कर दिया था। तो इसकी वजह से जो मॉडरेट्स थे उनको पॉलिटिकल एजेंडा चलाने में पैसों की तंगी आने लगी, पैसों की कमी होने लगी। और कांग्रेस जो है वो इंडियन सोसाइटी के एक बड़े हिस्से से बहुत ज़्यादा हटी हुई थी, क्योंकि उसे सिर्फ कुछ अपर क्लास के लोग ही चला रहे थे। तो कॉमन पीपल लोग भी उसको इतना पैसों से सपोर्ट नहीं करना चाहते थे या नहीं कर रहे थे उस टाइम में। अब हम आगे पढ़ेंगे। Internal clashes within the Congress led to the rise of extremists.
There was conflict between the leadership regarding regional organization and editing of newspapers. There was a clash of opinions between Aurobindo Ghosh, Bipin Chandra Pal, Brahma Bandhab Upadhyay around the editorial policy of the newspaper Bande Mataram. Moderate politicians Gokhale had arguments with extremist politician Tilak regarding the control of Pune Sarvajanik Sabha in Maharashtra. These internal rivalries had an impact over the National Congress. और एक्सट्रीमिस्ट के आने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था कि कांग्रेस के अंदर ही कुछ आपस में पॉलिटिक्स चल रही थी। कुछ लोग मॉडरेट्स से जो है नाराज़ थे, उनकी नरम बिहेवियर से नाराज़ थे कि वो लोग ब्रिटिश के साथ बहुत ही ज़्यादा नरमी से पेश आते हैं और ब्रिटिशर्स उनकी बातों को मानते भी नहीं हैं। इसी के अपोज में ही उनको मैंने दिखाने के लिए ही एक एक्सट्रीमिस्ट उन्हीं के अंदर से जन्म लेता है। और कांग्रेस के अंदर ही दूसरी बातों को लेकर भी मतभेद था। ये था लीडरशिप को लेकर, क्योंकि अलग अलग रीजन में वो लोग जो है लीडरशिप को लेकर और न्यूज़पेपर की एडिटिंग को लेकर आपस में थोड़ा बहुत उनमें नोकझोंक हो जाया करती थी। औरबिंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल और ब्रह्मबंधब उपाध्याय, इन लोगों के बीच में एडिटोरियल पॉलिसी को लेकर, वंदे मातरम न्यूज़पेपर की एडिटोरियल पॉलिसीज को लेकर कुछ आपस में इनके बीच मतभेद था, क्लैशेस था। जो गोखले थे, मॉडरेट पॉलिटिशियन थे, वो तिलक जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिशियन थे, उनके साथ वो हमेशा आर्ग्यूमेंट करते थे। पूना सार्वजनिक सभा जो कि महाराष्ट्र में थी, उसको कंट्रोल करने के लेकर। तो ये सब जो आपस के इन लोगों के राइवल्स थे, जो आपस की मतभेद थे, झगड़े थे, वो सब हमें देखने को मिला नेशनल कांग्रेस पार्टी के अंदर। Certain administrative reforms of Lord Curzon made evident the failure of the moderate Congress leadership. Curzon decreased the number of elected members to the Calcutta municipality in 1899. In 1904 AD, the freedom of the press was curbed by laws. Surveillance was increased over the universities. Curzon also made an attempt to divide Bengal. In opposition to these steps, there flourished a national protest under the leadership of the extremists. The colonial government considered Indians unworthy of self-rule and an effeminate race. The extremists contradicted this claim and held up various historical and ancient personalities as national idols. Thus, in Maharashtra, Tilak started the Shivaji festival. Initiative was taken for bodybuilding in various places in Bengal. Extremist leaders had opened gymnasiums. In these places, sword and knife fighting, stick fighting and wrestling were practiced. लॉर्ड कर्जन ने अपने टाइम में कुछ रिफॉर्म्स किए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जो कि इंडियंस की भागीदारी को और भी कम करते हैं। जैसे कि कोलकाता म्यूनिसिपैलिटी में इलेक्टेड मेंबर्स की नंबर को डिक्रीज कर दिया गया था 1899, यानी इलेक्टेड मेंबर्स को कम कर दिया गया था। 1904 एडी में न्यूज़पेपर की जो फ्रीडम थी उसको भी कम कर दिया गया था कुछ लॉज लगाकर। और यूनिवर्सिटीज़ में निगरानी भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई थी कि कोई बच्चे कुछ षड्यंत्र तो नहीं कर रहे हैं इन लोगों के अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। इसलिए यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा लॉर्ड कर्जन ने निगरानी बढ़ा दी थी। और कर्जन ने एक अटेम्प्ट किया था वेस्ट बंगाल को, उस टाइम में तो वेस्ट बंगाल नहीं था, उस टाइम में पूरा बंगाल था, तो बंगाल को डिवाइड करने का उनका एक मकसद था, अटेम्प्ट था। और इन सब के ऑपोजिशन में ही, इन सब के खिलाफ ही कुछ नेशनल प्रोटेस्ट किए गए थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के द्वारा। कांग्रेस के जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे उनके द्वारा कुछ एक्शन लिए गए थे और नेशनल प्रोटेस्ट मूवमेंट्स चलाए गए थे। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिशर्स थे, वो इंडियंस को अनवर्दी समझते थे। अनवर्दी यानी जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, जिसका जो खुद से शासन नहीं कर सकता है, वो दूसरे के ऊपर
डिपेंड होके रहने वाला रेस कहते थे उसको। एफेमिनेट का मतलब होता है स्त्री, स्त्री जैसा बर्ताव, मतलब ऐसा रेस, ऐसा जाति जिसका बर्ताव स्त्री जैसा है, जो खुद से खुद के लिए कुछ नहीं कर सकता, जो सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता कभी। इंडियंस को वैसा कहा जाता था इन ब्रिटिशर्स के द्वारा। ये जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे वो इसके खिलाफ खड़े हुए, बहुत सारे ऐतिहासिक ऐसे काम किए और कुछ हिस्टोरिकल और एंशिएंट जो पहले के जो लोग थे उन लोगों के मूर्तियां बनाई गई एज अ नेशनल आइडल के रूप में कि ये लोग राष्ट्रीय मूर्ति हैं। और इसीलिए ही महाराष्ट्र में तिलक जी ने शिवाजी फेस्टिवल भी शुरू करवाया था, ये दिखाने के लिए ब्रिटिशर्स को कि इनकी भी कोई वैल्यू है। और इसी तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए थे। एक्सट्रीमिस्ट ने और एक इनिशिएटिव लिया था बॉडी बिल्डिंग का। इन लोगों ने जिम्नाजियम शुरू किया था, जिम शुरू किया था, और ये लोग नाइफ फाइटिंग यानी जो चाकू से जो है फाइट करना सीखते थे, और स्टिक फाइटिंग यानी लकड़ी से ये लोग फाइट करना सीखते थे, और रेसलिंग का प्रैक्टिस करते थे, तलवारबाजी सीखते थे। बंगाल की अलग अलग जगहों में एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ने ये सब शुरू करवाया था जिम्नाजियम के रूप में। The moderate leaders thought of modernizing India with their notion of nationalism derived from Western ideas. On the other hand, the extremists in their general opposition of colonial rule criticized the Western idea of nationalism. To do this, the extremists resorted to indiscriminate labeling of India's past as glorious. This glorious history in most aspects was a mere paean of the Hindus. The extremists were not bothered about this. Several extremist leaders propagated ideas of Hinduism as national ideas. Moderate leaders ये सोचते थे कि वो इंडिया को कैसे वेस्टर्न आइडियाज के थ्रू जो है मॉडर्नाइज कर सकते हैं, और वहीं दूसरी तरफ एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो लोग इसके बिल्कुल उलट थे। वो लोग कॉलोनियल रूल को क्रिटिसाइज करते थे। वो कॉलोनियल रूल यानी ब्रिटिशर्स जो उनके ऊपर शासन कर रहे हैं वो उसके खिलाफ थे, और वो वेस्टर्न आइडिया ऑफ नेशनलिज्म के खिलाफ थे। और ऐसा करने के लिए एक्सट्रीमिस्ट क्या करते थे, इंडिया के जो पास्ट थे या पास्ट के जो लोग थे उसको अच्छे से और बढ़ा चढ़ा कर दिखाना चाहते थे, जैसे कि वो इंडिया के लिए ग्लोरियस है, बहुत ही अच्छा हिस्ट्री है। लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो वो हिंदूज थे, और उनके जो आइडियाज़ भी थे वो हिंदुइज़्म के ऊपर ही बेस्ड थे। Around 1906 to 7, the conflict between extremist and moderate groups in various parts of India assumed serious dimensions. Extremist leaders like Lala Lajpat Rai and Tilak emphasized a settlement with the moderate leaders and a unified national movement. In 1906 to 7, the main consideration of Congress was the viability of the extremist movement, but a solution was not easily achieved. In the Calcutta session of 1906, despite moderate opposition, the extremists won. With the help of the moderates of Bengal, 4 proposals accepted in the session were as follows: Swaraj, Swadeshi, boycott and national education. Many a moderate leader opposed these proposals. Basically, the Calcutta session saw the absolute emergence of the extremists. One chief leader among them was Bal Gangadhar Tilak. 1906 से लेकर 7 के बीच में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट ग्रुप्स जो थे कांग्रेस के अंदर, उनके बीच में झगड़े हुए, मतलब बहुत ही सीरियस कॉन्फ्लिक्ट हो गया था उन लोगों के बीच में। जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, इन लोगों ने ये जोर देकर कहा कि हम लोग मॉडरेट लीडर्स के साथ एक सेटलमेंट करेंगे और एक नेशनल मूवमेंट, जो कि एक साथ मिलकर हम एक नेशनल मूवमेंट करेंगे। 1906 से लेकर 7 तक का जो कांग्रेस को मेनली जो है जाना गया वो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट के जरिए ही जाना गया, यानी इसमें एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ने ज़्यादा भाग लिया था और उन लोगों ने ही
कुछ प्रोटेस्ट मूवमेंट्स चलाए थे, लेकिन एक सॉल्यूशन के रूप में कुछ भी मिल पाना, कुछ भी पा पाना बहुत ही आसान नहीं था। जो कलकत्ता सेशन 1906 में हुआ था, हालांकि मॉडरेट लीडर्स ने इसको अपोज किया था, इसके खिलाफ थे, फिर भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो है जीत जाते हैं और उनकी जीतने में मदद करते हैं बंगाल के मॉडरेट लीडर्स, और इन लोगों को 4 प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाते हैं। 4 प्रपोजल्स इनके एक्सेप्ट हो जाते हैं, और वो 4 प्रपोजल्स क्या थे? स्वराज, स्वदेशी, बायकॉट और नेशनल एजुकेशन। यानी ये लोग आपस में सेटलमेंट करके ये सब तय करते हैं कि हमें ये चीज़ें चाहिए हैं। स्वराज यानी कि अपना राज, यानी ये लोग अब अंग्रेज से छुटकारा पाना चाहते थे। स्वदेशी यानी अपने देश की चीज़ें यूज़ करना चाहते थे। बॉयकॉट यानी बाहर से जो भी चीज़ आती थी इंडिया में उनको ये लोग यूज़ नहीं करेंगे। और अपना नेशनल यानी राष्ट्रीय एजुकेशन के ऊपर ये लोग जोर देना चाहते थे, ना कि वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर, जिससे कि बहुत सारे मॉडरेट लीडर्स इस प्रपोजल्स के खिलाफ थे, क्योंकि वो लोग वेस्टर्न एजुकेशन को ज़्यादा फॉलो करते थे और वेस्टर्न एजुकेशन से ज़्यादा वो लोग खुश थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कलकत्ता का जो ये सेशन हुआ था वो एक तरह से एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के इमरजेंस यानी आने का बहुत बड़ा रीज़न बना था, बहुत बड़ा एक स्रोत बना था। और इनके जो बहुत अच्छे एक लीडर थे, चीफ लीडर थे, वो थे बाल गंगाधर तिलक। अब हम आगे पढ़ेंगे एंटी पार्टीशन मूवमेंट इन बंगाल। बंगाल में पार्टीशन की बात जो लॉर्ड कर्जन ने की थी, जो वो चाहते थे कि बंगाल का पार्टीशन कर दिया जाए, उसके लिए कुछ एंटी पार्टीशन मूवमेंट चलाए गए थे। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, the greatest example of extremist politics was the anti-partition Swadeshi movement in Bengal. The real picture of extremism as an alternative to moderate politics appeared at the national level. The Swadeshi movement took place to prevent Lord Curzon's attempt to divide Bengal, to weaken the critics of British rule in Bengal and opposition political forces. Curzon had decided to partition Bengal. Even in the 19th century, Bengal presidency enjoyed a vast geographical boundary. Administrative supervisions of this huge territory was gradually becoming difficult and expensive. 20th century का जो पहला 10 साल था वो एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स के लिए एंटी पार्टीशन और स्वदेशी मूवमेंट जो बंगाल में हो रहा था उसका एग्जाम्पल था। और इसके जो रियल पिक्चर्स है एक्सट्रीमिज्म के, वो मॉडरेट पॉलिटिक्स के बिल्कुल ही उलट थे और वो उसके ऑल्टरनेटिव के रूप में आए थे, क्योंकि मॉडरेट्स बहुत ही नरम थे और ये एक्सट्रीमिस्ट उसके बिल्कुल उलट थे, जो कि मार काट करने से भी नहीं डरते थे और ये सिर्फ अपना बात मनवाना जानते थे ब्रिटिशर्स से। तो इन लोगों ने बंगाल के पार्टीशन को रोकने के लिए स्वदेशी मूवमेंट चलाया था। ये जो लॉर्ड कर्जन चाहते थे कि बंगाल को ये डिवाइड कर दे यानी तोड़ दे। क्यों ये ऐसा चाहते थे? क्योंकि बंगाल में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स आ रहे थे और बंगाल में ज्योग्राफी भी बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी, यानी उसकी बंगाल इंडिया के अंदर एक बहुत ही बड़ा स्टेट था, बहुत ही बड़ी बाउंड्री के अंदर आता था और ये लोग चाहते थे कि इसके अंदर जो इनके ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो कूटनीति चलती है, जो पॉलिटिक्स चलती है, उसको ये लोग खत्म करना चाहते थे। इसीलिए लॉर्ड कर्जन ने ये डिसाइड किया था कि वो बंगाल को पार्टीशन कर देंगे ताकि ब्रिटिशर्स के जो है कुछ क्रिटिक यानी बुराई करने वाले लोग कम हो जाए और पॉलिटिकल फोर्स भी इनकी इंडिया की कमज़ोर हो जाए। This led to a discussion of an administrative division of Bengal. In 1874, Assam was separated from Bengal as an independent region. A population census done during Curzon's time showed the population count in Bengal in 1901 to have crossed 7 crore and 80 lakhs.
Curzon was quick to attempt a partition of Bengal. The government plan was formally announced on 19th July 1905. The plan was put into execution on 16th October of the same year. और ये सभी वजह जो मैंने अभी पहले बताई थी कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत ज़्यादा लोग खड़े हो गए थे बंगाल में और बहुत ही बड़ा हिस्सा था बंगाल एक, तो इसकी वजह से लॉर्ड कर्जन चाहते थे कि बंगाल को वो डिवाइड कर दे। 1874 में असम, जो कि बंगाल का ही एक हिस्सा था, उसको इंडिपेंडेंट रीजन बनाकर और उसको बंगाल से अलग कर दिया गया। एक जनगणना को दिखाते हुए कर्जन ने ये दिखाया था कि बंगाल में 1901 में जो पॉपुलेशन थी वो 7 करोड़ 80 लाख थी और उससे भी ज़्यादा थी। तो कर्जन जो है इसी वजह से बंगाल को पार्टीशन करना चाहते थे और इसी वजह से वो इतनी हड़बड़ी में थे। गवर्नमेंट का ये प्लान जो है वो अनाउंस करती है 19 जुलाई 1905 को, और ये जो प्लान है उसको वो एग्जीक्यूट कब करती है 16 अक्टूबर 1905 को। यहाँ सवाल उठते हैं कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव एडवांटेज ही इसका एक रीज़न था ब्रिटिशर्स का कि वो बंगाल को टुकड़ों में बांटना चाहती थी? The question arises whether administrative advantage was the real reason the British had in mind while partitioning Bengal. The colonial government had firmly put the administrative logic forward. The nationalist leaders blamed the divide and rule policy of the government for territorial division based on the religious communities. It was clear that partition of Bengal had been intended to weaken united Bengal and the Bengalis' political opposition. The colonial government had argued that with regard to education and employment, people other than upper caste Hindu Bengali, Bhadra log will also be benefited by this administrative decision. However, the plan of partition did not progress as intended. Various Bengali communities united through the anti-partition movement. The famine and plague of 1890 had reduced Bengal to a disastrous economic position. The price of articles of daily use shot up. The middle class found themselves in great difficulty. The plan of partition in such a situation led to great discontent. The anti-partition movement spread to various parts of Bengal. The movement soon included political and social issues. The anti-partition was on its way to becoming the Swadeshi movement. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना मुद्दा रखा कि हम लोग ये पार्टीशन सिर्फ लॉजिकल वे में करना चाहते हैं। हम लोग इसलिए करना चाहते हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन में और रूल करने में आसानी हो। लेकिन जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे कांग्रेस के और भी जो दूसरे लीडर्स थे इंडिया के, उन्होंने ये समझ लिया था कि ब्रिटिशर्स अपनी ये डिवाइड एंड रूल यानी तोड़ो और राज करो वाली पॉलिसी के ऊपर चल रही है और ये लोग सिर्फ टेरिटरी यानी ज़मीन की जो हिस्सा है उसको डिवाइड करके और जो है लोगों को रिलीजियस यानी जाति और धर्म के नाम पर डिवाइड करके ये लोग राज करना चाहते हैं। और इन लोगों को ये बात क्लियर थी कि वेस्ट बंगाल का पार्टीशन भी इन लोगों ने इसीलिए ही किया था क्योंकि बंगाली पॉलिटिकल ऑपोजिशन बहुत ज़्यादा ही खड़े हो गए थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ में, और इससे बचने के लिए ही वो लोग ये चाहते थे कि बंगाल का डिवीज़न हो जाए और इनके खिलाफ जो लोग खड़े हो रहे हैं उनकी संख्या कम हो जाए। वही कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसने अपना बात रखते हुए बोला कि हम चाहते हैं कि आप लोगों को अच्छा एजुकेशन और अच्छी नौकरी मिले और जैसा कि अपर कास्ट के हिंदू बंगालीज को जिस तरह से बेनिफिट मिल रहे हैं वैसे ही बेनिफिट आप लोगों को भी दिए जाए। इसीलिए हम लोग बंगाल का डिवीज़न कर रहे हैं, पार्टीशन कर रहे हैं। जो भी हो, द प्लान ऑफ पार्टीशन डिड नॉट प्रोग्रेस एज इंटेंडेड। जो पार्टीशन का जो प्लान इन लोगों ने बनाया था, जैसा इन लोगों ने सोचा था वैसा नहीं हुआ। बहुत सारे बंगाली कम्युनिटी खड़े हो गए थे एंटी पार्टीशन मूवमेंट में,
बंगाल का पार्टीशन को रोकने के लिए। वहीं जो 1890 के टाइम में बंगाल में फेमिन आई थी और प्लेग बीमारी आ गई थी, सूखा पड़ा था उस टाइम में, उसकी वजह से बंगाल का जो इकोनॉमिक पोजीशन था, कंडीशन था, वो बहुत ही बुरा हो चुका था। जो डेली यूज की जो सामान थे वहाँ पे उनका प्राइस यानी उनका कीमत भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। इस 1890 के जो सूखे और प्लेग के जो सिचुएशन से सबसे ज़्यादा जो लोग अफेक्ट हुए थे वो थे मिडिल क्लास। और ऐसे में जब पार्टीशन की बात आई तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो है बंगाल के बहुत सारे हिस्सों में देखा गया था। ये मूवमेंट धीरे धीरे स्वदेशी मूवमेंट का रूप ले लेता है, जिसमें कि और भी पॉलिटिकल और सोशल जो कमियां थी वो भी लोग लेकर आ जाते हैं। The anti-partition Swadeshi movement failed to develop into a popular mass agitation. Most of the leaders were from big cities or towns and belonged to the educated Bhadralok caste. Thus, the Swadeshi leaders failed to bring forward an agenda related politically, culturally, and economically to the majority of the people. Further, the poor people were often coerced into buying Swadeshi goods. The native products were costlier than foreign products. The upper and the middle class could afford them, but not the poor class. The production rate of Swadeshi goods were low. The same applied for Swadeshi education and Swadeshi courts. When Swadeshi leaders would organize labor hartal, the Hindustani laborers and the plantation workers were not included. Many extremist leaders used religious symbols and names of gods and goddesses in the Swadeshi movement. The Hindu religious inclination was on the increase, so the majority Muslim and Vaishnav peasants could not make a mental connection to the extremist movement. ये जो बंगाल के पार्टीशन को लेकर एंटी पार्टीशन स्वदेशी मूवमेंट चलाया जा रहा था वो फेल हो जाता है आगे जाकर। इसके फेल होने का कारण क्या था? कारण यही था कि ज़्यादातर जो लीडर्स थे वो बड़े बड़े शहर और टाउन से बिलोंग करते थे और वो बहुत ही पढ़े लिखे और भद्र लोग क्लास से आते थे, यानी अच्छी क्लास के लोग थे वो। इसीलिए ये स्वदेशी लीडर्स फेल हो जाते हैं पॉलिटिकली, कल्चरली और इकोनॉमिकली। जो मेजॉरिटी पीपल है उनको आगे लेके जाने के लिए, उनके साथ ये स्वदेशी मूवमेंट को आगे लेकर जाने के लिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो हम लोग अभी देखे कि 1890 में कैसे सूखा पड़ा था और एक महामारी फैल गई थी बंगाल में, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोग थे वो महंगी चीज़ें नहीं खरीद पा रहे थे। और ये स्वदेशी मूवमेंट का गोल क्या था कि लोग देश की चीज़ें ही यूज़ करें, बाहर की चीज़ें यूज़ ना करें। मतलब जो फॉरेन गुड्स हैं उनको बॉयकॉट करें, यानी उसका इस्तेमाल ख़त्म करें, और जो देश में बनी हुई चीज़ें हैं जैसे कि स्वदेशी एजुकेशन, स्वदेशी कोर्ट और स्वदेशी जो भी सामान है, गुड्स और प्रोडक्ट्स, उनको यूज़ करें। लेकिन देखा जाए तो जो स्वदेशी सामान होते थे डेली यूज के, वो फॉरेन प्रोडक्ट्स की तुलना में ज़्यादा महंगे होते थे, जिनको कि ये गरीब लोग और मिडिल क्लास लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, खरीद नहीं पा रहे थे। और ये भी बात है कि स्वदेशी जो सामान थे, हमारे देश का जो सामान था, उसका जो प्रोडक्शन रेट था वो भी बहुत कम था, यानी जितनी लोगों की डिमांड थी उतना वो लोग बना नहीं पा रहे थे सामान। तो ये सारी वजह थी इस स्वदेशी मूवमेंट के फेल होने के पीछे। और भी वजह थी कि जब स्वदेशी लीडर्स कोई हड़ताल करते थे, लेबर हड़ताल, तो उसमें सारे लोग जो है वो आते ही नहीं थे उस हड़ताल के लिए। जो हिंदुस्तानी लेबर्स थे, जो फैक्ट्रीज में काम करने वाले जो वर्कर थे, वो लोग आते ही नहीं थे उन हड़ताल को अटेंड करने। और बहुत सारे जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे वो अपने रिलीजियस सिंबल का यूज़ करने लग गए थे अपने मूवमेंट के टाइम, स्वदेशी मूवमेंट के टाइम, जैसे कि भगवान का नाम लेना और अपने देवी देवताओं का नाम लेना, जिससे कि बहुत सारे लोग इससे अलग हो गए। जो मुस्लिम और जो वैष्णव किसान थे उन लोग इसके साथ जुड़ नहीं पा रहे थे। आगे बढ़ेंगे रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। तो अब तक हमने क्या देखा कि कैसे मॉडरेट्स आए,
फिर एक्सट्रीमिस्ट आए, फिर कैसे बंगाल का बंटवारा होने वाला था जिसके लिए कि इन लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट चलाया और वो स्वदेशी मूवमेंट फेल हो गया, जिसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। अब हम पढ़ेंगे रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। द ट्रेंड ऑफ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट बिकेम अपरेंट टुवर्ड्स द एंड ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। इट स्टेम्ड फ्रॉम different associations. On the surface, these samitis, as they were called, were places of bodybuilding activities. They also participated in social work. Through their activities, Swadeshi thoughts were spread among the students and the youth. In those days, a new line of militancy had begun through these samitis of terrifying the British administration. Besides, the ineffectiveness of the Congress policy of prayer and petition had been exposed. Again, oppression of colonial administration was on the rise to curb Swadeshi movement. Around 1908, the Swadeshi movement had weakened socially. In such a situation, many wanted to agitate against the colonial administration. Thus, the revolutionary trend increased radically. अब क्या है, एक ट्रेंड चल गया था उस टाइम के इंडिया में रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट का। ट्रेंड यानी जिसको सब लोग करते हैं वो ट्रेंड बन जाता है। तो ऐसे ही रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट का एक ट्रेंड सा बन गया था स्वदेशी मूवमेंट के एंड होने के टाइम तक। और ये बहुत सारे जो डिफरेंट एसोसिएशंस थे, जो ग्रुप ऑफ पीपल थे, उन लोगों ने किया था। क्या किया था? रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स चलाए थे। तो जैसा कि हमने पहले देखा कि एक्सट्रीमिस्ट जो है बॉडी बिल्डिंग का जिम्नाजियम चलाते थे, जहां वो लोग चाकू से फाइटिंग करना सीखते थे, स्टिक फाइटिंग और भी बहुत सारी चीज़ें सीखते थे। तो ये सारे जो प्लेसेस थे जो बॉडी बिल्डिंग के, इन्हीं को ये लोग समितिज कहते थे। और ये लोग बहुत सारे सोशल वर्क में पार्टिसिपेट करते थे, यानी समाज की भलाई में जो भी काम होता था उसमें पार्टिसिपेट करते थे। इनकी जो एक्टिविटीज़ थी स्वदेशी थॉट्स यानी अपने देश के लिए सोचना, वो इन लोगों ने अपने जो स्टूडेंट्स थे और जो यंग जनरेशन थी उन लोगों के अंदर भी फैलाना शुरू कर दिया। इन समितिज़ के ज़रिए एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ एक नया मिलिटेंसी खड़ा हो रहा था। इसके अलावा कांग्रेस का वो जो पॉलिसी था प्रेयर और पेटिशन वाला, जो मॉडरेट्स चलाते थे, वो भी एक्सपोज हो गया था कि वो किसी काम का नहीं है अब, क्योंकि ब्रिटिशर्स उनकी किसी भी प्रेयर और पिटिशन को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। और फिर से कॉलोनियल का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी जो ब्रिटिश रूलर्स थे, वो लोग पूरी तरह से तैयार हो गए थे इस स्वदेशी मूवमेंट को दबाने के लिए। 1908 के आसपास स्वदेशी मूवमेंट जो है समाज में पूरी तरह से एकदम कमज़ोर पड़ चुका था। और ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे जो लीडर्स, जो ब्रिटिश रूल के खिलाफ थे, वो चाहते थे कि ब्रिटिश रूल को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, और इसीलिए ये लोग रिवॉल्यूशनरी हो गए थे। और ये रिवॉल्यूशनरी ट्रेंड जो है चालू हो गया था उस टाइम में। द रिवॉल्यूशनरीज ट्राइड टू आइडेंटिफाई द रूथलेस British administrators and their allies. The politics of personal killing was adopted. Actually, in that period, there was no common agenda before the public for movement against colonial rule. Hence, anti-British armed activity was thought to be indispensable to counter colonial oppression. However, it was not the only path open before the revolutionaries. Besides, this line of revolutionary activities was not accepted by all. ये सारे रिवॉल्यूशनरीज जो है उस टाइम शुरू कर दिए थे कि वो लोग ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के जो रूथलेस जो बिहेवियर था, जो वो लोग इंडियंस के साथ जिस तरह का व्यवहार करते थे, उसको वो पहचानना शुरू कर दिए थे ये रिवॉल्यूशनरीज। और उनके जो दोस्त लोग थे, यानी ब्रिटिशर्स के साथ कौन लोग मिले हुए थे, उन सबको पहचान रहे थे ये लोग। उस टाइम में इन लोगों ने खुद को मार लेने वाली पॉलिटिक्स को अडॉप्ट किया था। एक्चुअली उस टाइम में कोई भी कॉमन पीपल के पास ऐसा कोई एजेंडा था ही नहीं कि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई मूवमेंट कर सकते हैं।
इसीलिए एंटी ब्रिटिश आर्म्ड एक्टिविटी यानी जो मारपीट और वायोलेंस का तरीका ये लोग चाह रहे थे ब्रिटिशर्स से खुद को बचाने के लिए और अपने देश इंडिया को आज़ाद कराने के लिए। हालांकि ये एक इकलौता जरिया नहीं था रिवॉल्यूशन करने का, इसके अलावा और भी जरिया थे और बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज जो है ऐसे वायोलेंस करने को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते थे। To use violence as political protest and resistance had been experienced in the revolt of 1857. Vasudeva Balwant Phadke created an organization of common people in Maharashtra in 1876 to 77. Money was required for armed resistance against the British. Phadke sent his men to commit dacoity for collecting the money. Phadke was apprehended and his plan of armed struggle failed. Revolutionary work continued in Maharashtra through various organizations. In Bengal too, revolutionary work continued through various bodybuilding institutions. 3 groups of Calcutta and 1 group of Medinipur was formed in 1902. Anushilan Samiti founded by Satish Chandra Basu was the most important among them. These organizations continued secret revolutionary activities. 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, उसमें भी लोगों ने प्रोटेस्ट करने के लिए वायलेंस का इस्तेमाल किया था, जिसका नतीजा बहुत ही बुरा हुआ था। इसीलिए लोगों को वायलेंस पसंद नहीं था कि वो लोग पॉलिटिकल प्रोटेस्ट या रेजिस्टेंस के लिए वायलेंस का यूज़ करें। वहीं हम देखते हैं वासुदेव बलवंत फाड़के ने महाराष्ट्र में एक कॉमन का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था 1876 से 77 में। उनको पैसों की ज़रूरत थी अपने रेजिस्टेंस को चलाने के लिए, अपने प्रोटेस्ट को चलाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने लोगों को भेजा डकैती करने के लिए, यानी लूट मार करके वो पैसा लाने के लिए भेजे, जिसका अंजाम क्या हुआ, फाड़के को गिरफ्तार कर लिया गया और उनका जो सारा प्लान था वो फेल हो गया। इसके बाद भी जो रिवॉल्यूशनरी वर्क थे, जो रिवॉल्यूशन लाने के लिए जो इन लोगों ने तय किया था, वो काम जारी रहा महाराष्ट्र के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए, और बंगाल में भी ये काम जारी रहा। इसको बंगाल में चलाने का काम किया बॉडी बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस, जो कि बंगाल के अलग अलग पार्ट्स में थे। उनके जरिए ये जो रिवॉल्यूशनरी वर्क थे ये चलाए जाते थे, जिनमें कि 3 ग्रुप थे कलकत्ता में और एक ग्रुप था मेदिनीपुर में, जिसको 1902 में बनाया गया था। इन सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट एक समिति थी वो थी अनुशीलन समिति, जिसे कि सतीश चंद्र बसु ने बनवाया था। और ये ऑर्गेनाइजेशंस जो है सीक्रेट रूप में, यानी छुप छुप कर अपना जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज था उसको करते रहते थे। न्यू क्लब्स वर बीइंग फॉर्म्ड सिंस द एंटी पार्टीशन मूवमेंट 1905. Pulin Bihari Das founded the Dhaka Anushilan Samiti in 1906. A nationwide conference of revolutionaries was organized. The newspaper Jugantar became the mouthpiece of the revolutionaries. Swadeshi dacoity to collect wealth and bomb making went on. A bomb factory was set up at Maniktala, Calcutta. Khudiram Bose and Prafulla Chaki on 30th April 1908 made an attempt to assassinate Magistrate Kingsford of Bengal Presidency. After the assassination attempt on Kingsford failed, the government cracked down on revolutionary movement. The police discovered the bomb factory at Maniktala. The revolutionary leaders were arrested and sentenced to imprisonment or death. This checked revolutionary activities in Bengal. नए क्लब्स भी खोले गए एंटी पार्टीशन मूवमेंट के फेल होने के बाद में। पुलिन बेरा दास जी ने 1906 में ढाका अनुशीलन समिति की रचना की। रिवॉल्यूशनरी करने वाले लोगों का एक कॉन्फ्रेंस रखा गया था नेशन वाइड। जुगंतर एक न्यूज़पेपर का नाम है जो कि
सभी रिवॉल्यूशनरीज के मुंह पर बैठ गया था। मतलब ये सारे ही लोग युगंतर को पढ़ते थे। इनके लिए ये वाला न्यूज़पेपर, युगंतर न्यूज़पेपर, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया था। इसके ज़रिए ये लोग अपने रिवॉल्यूशन को चलाते थे। स्वदेशी डकैती करे जाते थे बॉम्ब्स और पैसे इकट्ठे करने के लिए। कलकत्ता के मानिकतला में एक बॉम्ब फैक्ट्री लगाई गई थी और खुदीराम और प्रफुल्ल चक्की 30 अप्रैल 1908 में एक अटेम्प्ट करते हैं। क्या अटेम्प्ट करते हैं? बंगाल के जो एक मजिस्ट्रेट थे जिनका नाम था किंग्सफोर्ड, उनकी हत्या करने का वो लोग प्लान बनाते हैं। वो लोग फेल हो जाते हैं इसमें, लेकिन फेल होने के बाद वो लोग पकड़े जाते हैं और उसके बाद से ही जो है मानिकतला के बॉम्ब फैक्ट्री के बारे में भी ब्रिटिशर्स को पता चल जाता है और ब्रिटिशर्स ने इन लोगों को, इन रिवॉल्यूशनरी लीडर्स जो भी अरेस्ट किए गए थे, उनको या तो जेल पहुंचा दिया या फिर उनको डेथ या मौत की उनको सजा सुना दी थी। और इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि बंगाल में इस तरह की एक्टिविटीज़ की गई थी रिवॉल्यूशन लाने के लिए या ब्रिटिश सरकार से बचने के लिए। Considered from the point of view of anti-colonial movement and attaining complete independence, the revolutionary movement was hardly successful. Most programs had been apprehended or had failed. The revolutionary movement failed to attract society at large because of the secret nature of their activities. However, their work had an influence on society. The idealism and courage of the revolutionaries inspired many. Although armed revolution was considered superior to the moderate policy of mendicancy, though many people were not in favor of it, the Parliamentary reforms of 1909 was seen by many to be a consequence of the revolutionary activities. Anti-partition movement was withdrawn in 1911. The seat of government was shifted from Calcutta to Delhi. However, revolutionary activities did not stop with the annulment of partition. It spread in Punjab and the United Provinces. The Ghadar party continued revolutionary activities in North India. Bagha Jatin in Bengal procured arms from Germany to fight the British. His attempt failed. तो जो भी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स चलाए गए थे, उनको अगर हम इस तरह से देखें कि ये हमें पूरी आज़ादी नहीं दिला पाई और बंगाल को पार्टीशन को भी नहीं रोक पाई, तो ये पूरी तरह से फेलियर ही मानी जाएगी। लेकिन इस फेलियर के बाद भी इसने सोसाइटी के ऊपर एक बहुत बड़ा छाप छोड़ दिया और इसने बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज को भी इंस्पायर्ड किया। हालांकि रिवॉल्यूशनरी जो मूवमेंट थे, ये एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिशियंस थे, वो बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हुए थे मॉडरेट्स की तुलना में, लेकिन बहुत सारे लोग इसके खिलाफ थे, इनके तरीक़ों के खिलाफ थे। और ये जो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म आया था 1909 में इंडिया में, उसे एक नतीजे के तौर पर देखा गया था इसी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी का। ये नीचे यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं पार्लियामेंट्री लॉ के बारे में, रिफॉर्म के बारे में। एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो चलाई गई थी, स्वदेशी मूवमेंट, 1911 में उसे बंद कर दिया गया। गवर्नमेंट का जो सीट था जो कलकत्ता से, उसको दिल्ली कर दिया गया, यानी कलकत्ता से अब इंडिया की जो राजधानी थी वो दिल्ली हो गई। हालांकि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ अभी भी बंद नहीं हुई थी इस एंटी पार्टीशन मूवमेंट के रुकने के बाद भी। ये पंजाब में और जो यूनाइटेड प्रोविंसेस थे दूसरे इंडिया के, उन सब में भी फैलना शुरू हो गई थी। गदर पार्टी ने इस रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट को और रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ को नॉर्थ इंडिया में फैलाने का काम किया था। बागा जतिन ने बंगाल में एक जर्मनी से एक आर्म की फोर्स को बुलाया था ब्रिटिशर्स से फाइट करने के लिए। हालांकि उनका ये अटेम्प्ट भी फेल हो गया था। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ, वो कैसे शुरू में एक मॉडरेट विचारधारा से प्रभावित थी, यानी उसके जो लीडर्स थे वो मॉडरेट थिंकिंग को फॉलो करते थे,
लेकिन वो आगे चलकर एक्सट्रीमिस्ट में चेंज हो गई, क्योंकि कोई भी मॉडरेट लीडर्स की बात को सीरियसली नहीं ले रही थी ब्रिटिश सरकार। इसीलिए उनको थक हार कर एक्सट्रीमिस्ट में चेंज होना पड़ा। इन एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ने आगे चलकर एंटी बंगाल पार्टीशन मूवमेंट में हिस्सा लिया, स्वदेशी मूवमेंट चलाई। हालांकि ये मूवमेंट फेल हो गया, लेकिन फिर भी इसने इंडियन सोसाइटी के ऊपर एक बहुत बड़ी छाप छोड़ दी। इंडियंस को उनकी कंडीशन के ऊपर सोचने के ऊपर जोर डाला इन रिवॉल्यूशंस ने। इसके बाद हालांकि एंटी बंगाल मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट 1911 को बंद हो गया था, लेकिन फिर भी आगे भी रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स चलते रहे। एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ने वायलेंस का साथ लिया था अपने मूवमेंट्स को चलाने के लिए, जिसमें कि वो लोग बुरी तरह से फेल हो रहे थे। फिर हमने देखा कि आगे भी ये रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स जो है डिफरेंट बॉडी बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस और दूसरी समितियों के जरिए चलाए जा रहे थे। राजधानी को कैलकाटा से चेंज करके दिल्ली कर दिया गया था, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर जो एक आज़ादी की भावना आ गई थी कॉलोनियल रूल से, उसको ब्रिटिश सरकार उनसे दूर नहीं कर पाई, उस सोच को वो लोगों से निकाल नहीं पाई।